बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। सवाल ये है कि क्या इमरान खान साहब को नज़रबंद कर लिया गया है। इस सवाल का मुकम्मल जायज़ा लेंगे आज की इस नशिस्त के अंदर, और फिर कमिश्नर ने इमरान खान को खुफिया क्या पैगाम पहुँचाया और अमरीकी शख्सियत को आखिरकार खान साहब को कॉल क्यों करना पड़ी और खान साहब ने पेशकश क्यों ठुकरा दी है। व्यूअर्स, आपको बताएं कि इमरान खान को तनहा कर कर बांधा जा रहा है। खान साहब को ये बात मालूम हो गई है, लेकिन खान साहब हार नहीं मान रहे और उन्हें यह भी मालूम है कि उन्हें घेर लिया गया, लेकिन इसके बावजूद वो खड़े हैं और डटे हुए हैं। खान साहब ने हथियार फेंक दिए हैं, लेकिन सर नहीं झुकाया, ये भी मैं आपको बता दूं। और उनके ये अल्फाज बहुत ही मायने खेज हैं। वो कहते हैं कि मैं माइनस होने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इतना कोई मुझे ये बता दे कि ये पाकिस्तान के लिए फ़ायदेमंद कैसे है, तो मैं पाकिस्तान की सियासत से माइनस ज़रूर हो जाऊंगा। खान साहब ने ये बात उस वक्त की जब लाहौर में आर्मी चीफ दौरा कर रहे थे। साना 9 मई के ज़िम्मेदारों के ख़िलाफ़ आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई जो है वो पाकिस्तान में शुरू कर दी गई है। जो ख़बरें आ रही हैं, 4 अदालतें बनाने की तजवीज़ दी गई है और वहाँ पर आर्मी एक्ट के तहत बाकायदा केसेस चलाए जाएंगे और जिन्होंने फ़ौजी तनसीबात पर हमला किया उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी। अब तक की इतलात के मुताबिक लाहौर में से 3,800 अफराद को गिरफ़्तार किया गया और हुकूमती ज़राए व्यूज़ बताते हैं कि फ़ौजी अदालतों के क़याम की तैयारी जो है वो अब मुकम्मल कर ली गई है। दूसरी जानिब ऑडियो लीक्स की तहकीकात के लिए हुकूमत ने जस्टिस फ़ाइज़ ईसा की सरबराही में 3 रुकनी कमीशन जो है वो तश्कील दे दिया है। और आपको ये बता दें कि इसके ऊपर खान साहब के कुछ तहफ़्फ़ुज़ात भी थे। और फिर 6 इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस हैं जिन्होंने इससे पहले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुलाकात की और उसके बाद जाकर उन्होंने मुलाकात की है जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब से। और ऐसा लग रहा है कि कोई खिचड़ी पकाई जा रही है कि आने वाले दिनों में हाउस ऑफ शरीफ के बाकी लोगों को किस तरह उनकी मर्ज़ी का इंसाफ देना है, इसकी तैयारी कर ली गई है। आपको बता दें कि ज़मान पाक पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कंट्रोल जो है मुकम्मल ख़त्म हो गया है। कप्तान ने गैर एलानिया नज़रबंदी कबूल कर ली है और ये भी आपको बता दूं कि इमरान खान ने डॉक्टरों का मशवरा जो है वो मानने से इनकार कर दिया है और कुछ चीज़ें जो हैं खान साहब ने अपने डॉक्टरों से शेयर भी की हैं। आपको बता दें कि हमारे ज़राए के मुताबिक 20 मई को ज़मान पाक में कमिश्नर लाहौर और DC लाहौर ने TORs तय करने के नाम पर इमरान खान से जो मामलात तय किए, जो मुलाकात की थी, इसमें सब कुछ जो है वो वाज़े कर दिया गया। और अहम तरीन ज़राए के मुताबिक इमरान खान को कुछ ऐसे शवाहिद दिखाए गए जिनमें ज़मान पाक में मौजूद पार्टी के कुछ लोग फ़ौजी तनसीबात पर हमले करने में कारकुनों से बाकायदा राब्ते में थे और वहाँ से हदायत जो हैं वो ली जा रही थी। ज़राए व्यूज़ ये बताते हैं कि कमिश्नर ने इमरान खान से कहा कि इन शवाहिद की रोशनी में हमें हुक्म है कि अगर इमरान खान गैर ज़रूरी रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करें तो अगले हुक्म का इंतज़ार किए बगैर ज़मान पाक को मसमार कर दिया जाए और इमरान खान को गिरफ़्तार कर लिया जाए। ज़राए व्यूअर्स ये भी बताते हैं कि इमरान खान को मालूम था कि अब ना ही ज़मान पाक के बाहर कारकुन मौजूद हैं और ना ही उनके साथी, इसलिए खान साहब ने कमिश्नर से जो गुफ्तगू की और उसको यकीन दहानी कराई कि आप पुरअमन तरीके से अपना अमल मुकम्मल करें, हम रद्द-ए-अमल ज़ाहिर नहीं करेंगे। ज़राए व्यूअर्स ये भी बताते हैं कि कमिश्नर ने इमरान खान को तजवीज़ पेश की कि आपके लिए यही बेहतर है कि आप गैर एलानिया नज़रबंद हो जाएं और ज़मान पाक के बाहर का इंतज़ाम जो है वो हमारे हवाले कर दें। जो भी खान साहब को मिलने आता है वो पुलिस से इजाज़त लेकर अंदर जाता है, अपनी एंट्री करवाता है और फिर जो बाहर आता है वो भी बताता है कि वो कहाँ जा रहा है। और ये भी मैं आपको बता दूं कि खान साहब की जो मूवमेंट है उसका भी बाकायदा रिकॉर्ड जो है वो रखा जा रहा है। लोकेशन खान साहब को बताकर जानी पड़ती है और उसके बाद उस पर नज़र भी रखी जाती है। ज़राए व्यूअर्स ये भी बताते हैं कि इमरान खान के पास 31 मई तक हिफाजती ज़मानत है। इस डेडलाइन तक पुलिस ने ज़मान पाक का कंट्रोल संभाल लिया है, इसलिए जब भी ज़रूरत होगी इमरान खान को गिरफ़्तार जो है वो कर लिया जाएगा। अब आसान हो गया है क्योंकि बाहर लोग मौजूद नहीं है, एक रेजिस्टेंस नहीं है। इतने बड़े लेवल के ऊपर अगर पाकिस्तान में आपने एक्शन लिया है तो यकीनन जो है कार्रवाई
को रोकने के लिए पहले तो वर्कर्स पहुंचते, पुलिस का मुकाबला होता, लेकिन अब वहाँ पर वर्कर्स को और जितनी वहाँ पर रुकावटें थी उस सड़क को बिल्कुल मुकम्मल तौर पर जो है वो क्लियर करवा लिया गया है। वज़रा को बताएं, ज़रा के मुताबिक इमरान खान का उनके कुछ बाएतमाद साथियों ने ये पैगाम उनको दिया और समझाया कि आप फ़िलहाल जो है आर्जी तौर पर सड़कों पर अपना रद्द-ए-अमल जो है वो ख़त्म कर दें खान साहब, और अपने केसेस पर तवज्जो दें, अदालतों में इन केसेस का सामना करें। और इस मशवरे को खान साहब ने अब कबूल भी कर लिया है। आपको अपने केसेस पर यकीनन तवज्जो देनी चाहिए, और पाकिस्तान की अदालतों में ख़ास तौर पर जब तक ये चीफ जस्टिस साहब बैठे हुए हैं, अपने केसेस जल्द से जल्द जो है मंतकी इंजाम तक पहुंचाने चाहिए। दूसरी जानिब व्यूअर्स आपको बता दें कि तय हो गया है कि इमरान खान और उनके साथियों को आर्मी एक्ट के तहत कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। और आर्मी चीफ ने जो वाज़े कर दिया अपने पैगाम में कि सानिया 9 मई के ज़िम्मेदार जितने भी लोग थे उनके ख़िलाफ़ आर्मी एक्ट के तहत कानूनी कार्रवाई जो है वो बाकायदा शुरू कर दी गई। और फिर जनरल आसिम मुनीर ने यह भी कहा कि फ़ौज और पाकिस्तान की आवाम के दरमियान दरार डालने की जो है वो कोशिश की गई। इस कोशिश को हर सूरत जो है वो नाकाम बनाया जाएगा और तमाम अनासिर को जो है वो इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। वज़रा को बता दें कि आर्मी चीफ के इस ऐलान के बाद हुकूमत ने भी इशारा दे दिया कि फ़ौजी अदालतों के क़याम की तजवीज़ पर जो होमवर्क है वो मुकम्मल कर लिया गया है। और हुकूमती ज़रा ये कहते हैं कि वज़ारत दिफ़ा ने इब्तदाई तौर पर 4 अदालतों के क़याम की तजवीज़ दी है। हुकूमती ज़रा के मुताबिक 3 फ़ौजी अदालतों रावलपिंडी और 2 लाहौर में कायम करने की तजवीज़ दी गई है। आर्मी एक्ट के दायरा में आने वाले केसेस की जो हैसियत है वो खुसूसी होगी। वफाकी काबीना मिलिट्री कोर्ट्स के क़याम की मंजूरी वज़ारत दिफ़ा की समरी के ज़रिए देगी। हुकूमती ज़रा ये भी कहते हैं कि मिलिट्री कोर्ट्स के फ़ैसलों के ख़िलाफ़ हाई कोर्ट्स, सुप्रीम कोर्ट्स में अपील का हक़ जो है वो महफूज है। यानी इससे पहले ये ख़बर भी आई कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इसकी अपील नहीं की जा सकती, हाई कोर्ट्स में नहीं की जा सकती, लेकिन इन केसेस की बाकायदा अपील जो है वो की जा सकती है। लेकिन जो फ़ैसला इन अदालतों से आएगा, यकीनन किसी में इतनी हिम्मत नहीं होगी कि इनके ऊपर अपील जो है वो समाअत की जाए। और आपको व्यूअर्स मालूम है कि पाकिस्तान में इस वक्त हो क्या रहा है। 9 मई के वाक़यात के तनाज़ुर में हुकूमत को इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से सपोर्ट क्या मिली, आपको याद रखना चाहिए। उसने जजिस के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई करने का पहला कदम जो है वो उठा लिया है। और ख़बर जो व्यूअर्स सामने आ रही है कि ऑडियो लीक्स की बाकायदा तहकीकात होंगी और जस्टिस काजी फ़ायज़ी ईसा की सरबराही में 3 रुकनी कमीशन जो है वो तश्कील दे दिया गया है। अज़हर सिद्दीक़ साहब ने इसको चैलेंज करने का ऐलान किया है। अब देखते हैं कि क्या बनता है। लेकिन आपको बता दें कि ऑडियो लीक्स के मामले पर वफाकी हुकूमत ने 3 रुकनी जुडिशल कमीशन तश्कील दिया। कमीशन के सरबरा जस्टिस काजी फ़ायज़ी ईसा होंगे, जबकि बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कमीशन के मेंबर्स होंगे। इसके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी कमीशन के मेंबर होंगे। काबीना डिवीज़न ने जुडिशल कमीशन के क़याम का नोटिफिकेशन भी जारी किया और कमीशन जुडिशरी के हवाले से लीक होने वाली ऑडियोज़ पर तहकीकात करेगा और ऑडियो लीक्स दुरुस्त हैं या मन घड़त, कमीशन इस बात की तहकीकात जो है वो करवाएगा। आपको बताते चलें कि कमीशन अपनी रिपोर्ट 30 दिन के अंदर वफाकी हुकूमत को पेश करेगा। वकील और सहाफ़ी उनके दरमियान जब बातचीत की ऑडियो लीक भी हुई, इसकी भी तहकीकात होंगी। साबिक चीफ जस्टिस और वकील की जो ऑडियो लीक हुई उसकी भी तहकीकात होगी। कमीशन सोशल मीडिया पर लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के दमाद के अदालती कार्रवाई पर असरअंदाज होने के इल्ज़ामात की भी ऑडियो लीक की तहकीकात करेगा। और कमीशन चीफ जस्टिस की सास और उनकी दोस्त की मुबीना ऑडियो लीक की भी तहकीकात करेगा। फिर आप एक काम ये करें, लगे हाथों जो गुफ्तगू मरीम नवाज़ की लीक हुई उसकी भी तहकीकात करवाएं, जो गुफ्तगू इमरान खान की वज़ीर-ए-आज़म हाउस से लीक होती रही उसकी भी गुफ्तगू की बाकायदा तहकीकात करवाएं, जो गुफ्तगू वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की लीक हुई इसकी भी तहकीकात करवाएं। और जिन्होंने ये गुफ्तगू लीक की है वज़ीर-ए-आज़म हाउस से, यकीनन इन लोगों के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर जुडिशल कमीशन में इतना दमख़म है तो सिर्फ़ इन 3-4 नकात जहाँ से पाकिस्तान की एक सियासी जमात को फ़ायदा पहुँचता है, आप ये मामला जो है यहाँ तक महदूद नहीं रख सकते। और फिर सबसे अहम जो ऑडियो साकिब निसार साहब की
ریلیز ہوئی گیرٹ ڈسکوری سے اس کا باقاعدہ فرینسک کروایا گیا، ان کی ایک رپورٹ آئی، اور جو باتیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے بارے میں کہی گئی تھی، آپ کو چاہیے کہ آپ اس کی بھی تحقیقات کروائیں، کیونکہ ویورز یہ تحقیقات پتہ ہے کیوں نہیں کروائیں گے، انہیں معلوم ہے کہ وہ آڈیو جعلی تھی، اور اگر ہم نے تحقیقات کروائی تو یقیناً جو کیس تھا ثاقب نثار کا وہ مزید مضبوط ہو جائے گا۔ لیکن یہاں پر ہینڈ پک کس قسم کے کیسز کو بنیاد بنا کر صرف کیسز ان کی تحقیقات جو ہے آڈیوز کی کروائی جائے گی۔ اور پھر یہ بھی یاد رکھیں کہ فرینزک کہاں سے ہوگا پاکستان کے اندر، اگر لوگ ایسے یا جتنی بھی آپ کی جو لیبز ہیں، کیا ان میں اتنی فیسلٹیز موجود ہیں کہ کسی بھی آڈیو کی وہ انویسٹیگیشن کر سکیں؟ تو جواب ہے نہیں ہے۔ پاکستان سے باہر کون سی ایسی فرم ہوگی جو ان آڈیوز اور ویڈیوز کا باقاعدہ جو ہے وہ فرینزک کر سکے گا؟ میں آپ کو ایک بات بڑی ذمہ داری سے بتا رہا ہوں، لندن کے اندر میری اطلاعات یہ ہیں کہ بہت ساری ایسی کمپنیز، جب ہم نے اپنی آڈیوز کی فرینزک کروائی، جو شواہد ہمارے پاس موجود تھے ان کا بھی فرینزک کروایا گیا کہ یہ جینون ہے، یہ جھوٹی ہیں، یا ان کی کیا حقیقت ہے، تو مجھے ایک کمپنی نے نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پر یہ بھی بتایا کہ پاکستان میں بہت سارے لوگوں نے ہمیں ایک آڈیوز اور ویڈیوز کا پورا ایک بیچ بھیجا، اور اس کی باقاعدہ فرینزک جو ہے وہ ہم کر رہے ہیں۔ وہ کر یہ رہا تھا، سادگی میں وہ باتیں بتا گیا، اس کی کوئی انٹینشن نہیں تھی، اور اس نے بعد میں یہ بھی کہا کہ آپ نے اس چیز کو جو ہے میرے نام سے منسوب نہیں کرنا، لیکن آپ بتا سکتے ہیں۔ وہ سادگی میں بتا گیا، اور اس وقت ویورز جو حالات تھے پاکستان میں، جسٹس ثاقب نثار کی آڈیو آئی تھی، اور پھر کچھ جو چارلز قدری کی جو ہم نے ایویڈنسز پاکستان کے میڈیا پر ریلیز کیے، ان کی ہم ایک باقاعدہ ایک فرینزک رپورٹ جو ہے وہ تیار کروا رہے تھے۔ تو یہ اس وقت کی بات ہے جب میں لوگوں سے بات کر رہا تھا، جو مجھے انفارمیشن جو ہے وہ شیئر کی گئی۔ اور پھر صاحب بتائیں کہ ایک آڈیو اور بھی ہے جس کے حوالے سے پاکستان میں ایک بوچھال آیا ہوا ہے، اور امریکی کانگریس کی خاتون رکن کی گفتگو جو ہے وہ خان صاحب سے جو وہ گفتگو کر رہی ہیں وہ لیک ہو گئی ہے۔ امریکی کانگریس کی خاتون رکن سے گفتگو میں عمران خان کا کہنا تھا کہ 99% پاکستان اس وقت میرے ساتھ کھڑا ہے، جس میں کوئی شک نہیں ہے، کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے۔ انہوں نے گفتگو میں تحریک عدم اعتماد کا سارا غلبہ سابق آرمی چیف پر ڈالا، اور یہ بھی کہا کہ پاکستان تاریخ کے نازک ترین دور سے گزر رہا ہے، مجھے گولیاں ماری گئی اور تاریخ کا بدترین ریاستی جبر ہم پر کیا گیا۔ خان صاحب کہتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کی جانب سے ہمارے حق میں آواز بلند ہو، آپ اگر امریکہ سے ہمارے لیے آواز اٹھائیں تو اس کے اثرات جو ہیں وہ ضرور ہوں گے۔ لیک آڈیو میں سابق وزیر اعظم نے یہ بھی کہا کہ ہماری حکومت معاشی اعتبار سے بہت بہتر کام کر رہی تھی، پاکستان کی کسی جمہوری جماعت کے خلاف تاریخ میں اتنا بڑا کریک ڈاؤن جو ہے وہ نہیں کیا گیا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم صرف قانون کی حکمرانی اور آئین کی سربلندی چاہتے ہیں، انسانی حقوق کے لیے اور قانون کی حکمرانی کے لیے آپ ہماری آواز جو ہے وہ ضرور اٹھائیں۔ سوال اب ویورز یہ ہے کہ کیا عمران خان کو اس طرح کی اپیل کرنی چاہیے تھی؟ کیا عمران خان کو کنفرم ہو گیا ہے کہ انہیں مائنس کرنے اور پارٹی کو کرش کرنے کا فیصلہ ہو چکا، اور کیا امریکی شخصیات سے رابطہ عمران خان کا آخری آپشن تھا، اور کیا 9 مئی کے واقعات کے بعد عمران خان کے خلاف یہ پنڈورا جو باکس ہے اب وہ کھل گیا ہے؟ یہ بھی آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ خان صاحب نا بار بار یہ مائنس کرنے کی بات جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے مائنس کرنے میں پاکستان کا کیا فائدہ ہے، اگر کوئی یہ بتا دے تو میں پاکستان کی سیاست سے الگ ہونے کے لیے تیار ہوں۔ خان صاحب نے ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب میں یہ باتیں کہی کہ پاکستان کا فائدہ کوئی اگر بتائے گا تو میں ملک کو تباہی سے بچا لوں گا۔ اپنے خطاب میں خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ یہ چاہتے ہیں کہ جب پی ٹی آئی ختم ہو تب الیکشن میں آئیں، کہ اکتوبر میں ہماری معیشت بہتر ہو جائے گی، مہنگائی ختم ہو جائے گی، اکتوبر میں الیکشن سے پاکستان کو کیا فائدہ ہے۔ عمران خان کو مائنس کر دیں، لیکن بتا دیں کہ اس ملک سے اس پورے اقدام کا کیا فائدہ ہوگا، پاکستان کا فائدہ کیا ہوگا، ملک تباہی کے دہانے پر آ کر کھڑا ہو گیا۔ اور خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ میں سوال پوچھتا ہوں کہ ملک سے باہر جانے کا کہا جائے تو کیا میں چلا جاؤں، میں کیوں باہر جاؤں، یہ میرا ملک ہے، میں پاکستان میں رہ کر پاکستان کی جنگ لڑوں گا، اور میں کبھی بھی پاکستان سے باہر نہیں جاؤں گا۔ اس ملک کو دلدل سے نکالنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ صاف اور شفاف انتخابات پاکستان کے اندر کروائے جائیں، ماورائے عدالت
जो केसेस पाकिस्तान में कुछ ताकतें चला रही हैं, ये रास्ता अब बंद होना चाहिए। और फिर खान साहब ने ज़ोर हुकूमत पर ये दिया कि आप बेशक मेरी पार्टी को क्रश करने की तैयारियां कर लें, कोशिशें कर लें, लेकिन याद रखिएगा कि पाकिस्तान का इससे कोई भला जो है वो नहीं हो रहा। व्यूअर्स, आपको बता दें कि खान साहब के घर के बाहर ज़मान पार्क में पुलिस ने जो मुकम्मल कंट्रोल है इस वक्त संभाल लिया है, और ज़मान पार्क में ऑपरेशन क्लीन अप ज़िले इंतज़ामिया और पुलिस ने करके ये कंट्रोल संभाला है। और उनकी रिहाइश के इर्द गिर्द जितने भी इलाके थे वो इस वक्त ज़िले इंतज़ामिया के मुकम्मल कंट्रोल में हैं। हसास इदारों के लोग उनके घर के आसपास इस वक्त तैनात हैं। पुलिस की भारी नफरी जो है उसे तैनात कर दिया गया है, और इसलिए किया गया है कि खान साहब की नकलो हरकत पर पाबंदी लगाई जा सके। और आप कुछ दिनों में देख लेंगे जो ख़बर बाहर आ रही है कि इसी तरह खान साहब को पक्का पक्का जो है वो ज़मान पार्क में नज़रबंद कर दिया जाएगा। लेकिन मैं आपको ये बात बता दूं कि ये हालात जैसे भी हों, जिस तरह के भी हों, अभी मुश्किल वक्त पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पर ज़रूर है। और लोगों ने ये बात बार बार कही कि खान साहब की सियासत ख़त्म हो गई, पाकिस्तान की सियासत से हमेशा माइनस हो गए। इस मुल्क के अंदर नवाज़ शरीफ को कोई माइनस नहीं कर सका, तो खान साहब तो हमारे पिछले 7 दहाइयों के कायद-ए-आज़म के बाद सबसे मकबूल लीडर हैं। उन्हें शायद इतनी आसानी से माइनस नहीं किया जा सकेगा। याद रखिएगा, ये जो चीज़ें आपको इस वक्त नज़र आ रही हैं ये वक्ती होंगी, लेकिन जीत इमरान खान की है, चाहे वो आज हो, चाहे वो 3 साल बाद हो, और चाहे वो 5 साल बाद हो। लेकिन खान साहब का फ्यूचर है, इस मुल्क का फ्यूचर इमरान खान से जुड़ा हुआ है। ये ताकतें जो कुछ पाकिस्तान के अंदर कर रही हैं, ये शायद इनको इसकी कीमत जो है वो अदा करना पड़ेगी। जो आज बीजा जा रहा है, ये कल खुद ही जो है ये फसल नफ़रत की जो है वो काटेंगे। और पाकिस्तान के नाम पर पीडीएम जो कुछ करती फिर रही है, इनको भी इन्हीं हालात का जो वो सामना करना पड़ेगा, क्योंकि हमने पाकिस्तान में व्यूअर्स यही देखा है। आपको ये बताते चलें कि खान साहब की मैदे में बहुत सख्त तकलीफ़ है। वो शौकत खानम में तिब्बी मुआयना उनका बाकायदा करवाया गया है, और वहाँ पर डॉक्टर्स का ये उन्हें मशवरा था कि आप की तकलीफ़ ज़्यादा है, आप पाकिस्तान से बाहर जाएं, सियासत से अपने आप को थोड़ा सा दूर करें। और 4 घंटे तक ये तिब्बी मुआयना किया गया। फिर जब तकलीफ़ कम होगी फिर पाकिस्तान वापस आ जाएं, क्योंकि ऑब्वियसली आपने जागना, आपने मुसलसल काम करना, अंगेज रहना। आजकल वकला की टीम के साथ जो है वो मुसलसल अंगेज हैं, तो खान साहब के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव भी है, तो मैदे के ऊपर उनके काफ़ी ज़्यादा जो है वो असर पड़ा है। लेकिन जो स्वेलिंग है और जो दीगर मामलात हैं, खान साहब भी कहते हैं कि मेडिसिन लूँगा ठीक हो जाऊँगा, लेकिन मैं पाकिस्तान को किसी हाल में जो है वो छोड़कर बाहर नहीं जाऊँगा। व्यूअर्स, ये हमारा शो था। अपने कमेंट्स ज़रूर भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।